आज की इस क्लास में हम बात करने चल रहे हैं अकाउंट से चैप्टर नंबर 4 इन्वेंट्रीज और उनके वैल्यूएशन की। एक ऐसा चैप्टर जिसकी प्रैक्टिकल जो नीड है वो बेहद ज़्यादा है किसी भी बिजनेस कंसर्न में। एंड बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन एग्जैक्टली करते कैसे हैं। बिकॉज जब आपने क्लास 11th एंड 12th में इन्वेंट्रीज वर्ड को पढ़ा तो 12th में आपने उसको टर्नओवर रेशियो के फॉर्म में और 11th में आपने उसको एक सिंपल स्टॉक के फॉर्म में पढ़ा, जहाँ पे आपने दो वर्ड यूज करे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। बट जब बात आई सीए फाउंडेशन की तो ये रीजन है कि ये जो चैप्टर है सीए फाउंडेशन में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट कोशिश करते हैं यार इस चैप्टर को ना हटाओ, गोली मारो, इसको पढ़ना ही नहीं है। बिकॉज क्लास 11 12 में पढ़ा नहीं आपने, क्योंकि आपको फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेटेज एवरेज मेथड, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, ये पंगे थोड़े समझ नहीं आते कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बॉटम लाइन कब से लेते हैं, कब टॉप फिगर से स्टार्ट करते हैं, रिसिप्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या है, इशूड ऑफ इन्वेंट्री क्या है, बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री क्या है। ये सारे के सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक से। जैसे क्लास 11th में अकाउंट स्टार्ट करा था ना आपने, बेसिक टर्म आपको बताए गए थे, वैसे ही बताने वाला हूं। कॉपी पेन साथ लेके बैठो, स्टार्ट करते हैं। वैसे भी आज की जो क्लास है हमारे 6 वीक चैलेंज की ये फर्स्ट क्लास है, और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आपका फीडबैक, आपका रिस्पॉन्स अगर एक अबव लेवल आता रहा तो बिलीव मी कमाल कर देंगे इस 6 वीक चैलेंज में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। देखो यार इन्वेंट्री है क्या, सबसे पहले ये समझना बड़ा जरूरी है कि इन्वेंट्री कौन से बिजनेस के लिए। देखो बिजनेस दो चीजों का होता है, पहला जहां पे हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, दूसरा जहां पे हम सर्विस की बात करते हैं। अगर सर्विस बिजनेस की बात की जाए तो उस बिजनेस में इन्वेंट्री वाला चैप्टर का इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। जैसे अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें वहां कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, सर्विस बेचते हैं। बैंकिंग सेक्टर की बात करें वहां पे भी कोई प्रोडक्ट नहीं होता, सर्विस सेक्टर होता है। तो जो जहां पे सर्विस होगा वहां पे ये पूरा चैप्टर जीरो। बट अगर हम बात करें मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस की तो वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। अब प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस में बिजनेस दो तरह के, पहला मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जहां पे हम रॉ मटेरियल लाते हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, फिर हम सेल करते हैं। तो पहला कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा बिजनेस कौन सा, ट्रेडिंग कंसर्न, जहां खरीदा बेचा एक मीडियोकर लेवल पे, मतलब हम मिडिल में बन जाते हैं, हमने एक फैक्ट्री से उठाया और कंज्यूमर को सप्लाई कर दिया। समझ आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस की, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो चाहे ट्रेडिंग का हो, दोनों ही ये जरूर जानना चाहेंगे कि उनकी इन्वेंट्री कितनी है। सर इन्वेंट्री का सीधा सा मतलब है, देखिए सेल पर्पस के लिए आपने बिजनेस में जो भी कुछ रखा है वो इन्वेंट्री है, या फिर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, आप सेल करने के लिए प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो चीज़ डाल रहे हो वो इन्वेंट्री है, या फिर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम जब बात करते हैं वो कंजम्पशन की जो गुड्स और सर्विस के फॉर्म यूज होता है वो भी इन्वेंट्री है। अब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में आपने क्लास 11th में एक बेसिक पॉइंट पढ़ा होगा, हम बोलते थे क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम हो। तो ये पॉइंट यहाँ पे वर्क करेगा। बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या है तो लिख लीजिए ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, और रियलाइजेबल वैल्यू भी कह सकते हैं आप, रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। आई होप आप समझ रहे हो। तो देखो यार इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करते दिमाग में क्या बातें आएंगी, हम जब भी कंप्यूट कर रहे हो तो हमें एक फिगर ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑफ प्राइस क्या है। सर कॉस्ट ऑफ प्राइस क्या मतलब, कॉस्ट ऑफ परचेज कह सकते हो, मतलब जब आप गुड्स को परचेज कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। अब मान लो आपने गुड्स परचेज किया 50,000 पे, तो कॉस्ट प्राइस क्या आई 50,000। उसमें कुछ खर्चे अगर करे हैं ऑन द टाइम ऑफ परचेज तो आप उसे भी इसमें ऐड कर दोगे, और आपको पता चला भाई इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस है 55,000। बट जब आपसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात की जाएगी तो समझना क्या आपको 55,000 रुपये मिल रहे हैं, क्या नहीं, ये 55,000 कम मिलेंगे जब आप उस इन्वेंट्री को सेल कर दोगे। तो अभी आप क्योंकि सेल नहीं कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हमेशा ध्यान रखेंगे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हमेशा कब होगी, एक पर्टिकुलर पीरियड पर, ठीक है।
कोई पर्टिकुलर टाइम होगा जहाँ पे हम इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे होंगे। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए हमेशा क्या यूज़ करेंगे, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया सर, दो कंसर्न है हमारे पास, एक मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ट्रेडिंग। सर्विस सेक्टर के लिए ये चैप्टर नहीं यूज़ करना है। तो जरा देखिए, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ब्रैकेट में नोट करेंगे 5 पॉइंट हैं सर। तो कौन से 5 पॉइंट हैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए जरा फटाफट से। सर सबसे पहला आता है रॉ मटेरियल। सर ये क्या चीज़ है? सर रॉ मटेरियल वो प्रोडक्ट है, वो इन्वेंट्री है जो आप किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम परचेज करते हो। जैसे अगर इस मार्केट के प्रोडक्शन की बात की जाए, इसका जो रॉ मटेरियल है वो रॉ प्लास्टिक होगा जो कहीं से भी उठा लिया गया होगा। क्लियर। सेकेंड नंबर पे आएगा आपका वर्क इन प्रोग्रेस। मैं सारा एग्जांपल इसी मार्केट पे कोर करने वाला हूँ सो दैट आप रिलेट कर पाओ। सर वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? रॉ मटेरियल जब आया, मान लीजिए ये 20% तैयार स्टॉक था, लेकिन इसे हम सेल नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या करा, इस 20% स्टॉक को हमने अराउंड 70% का मान लीजिए कन्वर्जन दे दिया। मतलब अब कुछ ऐसा दिखने लगा है कि भाई इसे बेचा जा सकता है, लेकिन अभी भी बेच नहीं सकते। थर्ड नंबर पे हम आएंगे, हम लिखेंगे फिनिश्ड स्टॉक। सर फिनिश स्टॉक क्या है? अब ये प्रोडक्ट अराउंड 90% तक तैयार हो चुका है कि यस अब ये टाइम है कि इसे बेच दिया जाए, लेकिन अभी भी हम इसे सेल नहीं कर सकते। एग्जांपल मान लीजिए इस मार्केट पे जो आप ये कलर देख रहे होगे, कुछ प्रिंटिंग होगी, ब्रांडिंग होगी, इसके बिना इसको हम सेल नहीं कर सकते। अभी ये तैयार तो हो चुका है, काम पूरा कर देगा, बट हमारी मार्केटिंग, हमारे एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है सर, अब हम यूज़ करेंगे पॉइंट नंबर 4 पे स्टोर्स एंड स्पेयर्स। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास स्टोर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, स्पेयर्स कितने अवेलेबल हैं। फिर आखिरी पॉइंट, ये 95% तक का हो गया। सर ये जरूरी क्यों है चेक करना, ये भी जान लीजिए। देखो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ना इमेजिनेशन वैसा रखना है, दिमाग में नहीं लाना कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बिकॉज आप इंटरव्यू एग्जाम दे रहे हो, बट इमेजिनेशन की जो पावर है आप हमेशा सोचोगे उसी लेवल पर। तो देखो जरा, स्टोर एंड स्पेयर्स की हम बात क्यों कर रहे हैं। मान लो आपने स्टॉक बना लिया, आपने वो स्टॉक बना के तुरंत मार्केट में लॉन्च कर दिया, वो स्टॉक की डिलीवरी इतनी फास्ट हुई कि वो सब सेल हो गया, मार्केट से दोबारा डिमांड आने लगी और आप तैयार नहीं हैं। क्यों सर? आपके पास स्टोर्स ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, स्पेयर्स अवेलेबल नहीं है। क्या करोगे फिर? आप मार्केट से आउट हो जाओगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको कुछ स्टोर करके रखना है कि अगर मार्केट की नीड आई तो हम उसको जस्टिफाई कर दें, इस पेयर में रखना है। और आखिरी काम जो करना है वो है सर पैकिंग मटेरियल। ठीक है जी, ये वो काम है जो बेहद ज़रूरी हो। इस तरीके से आप पूरा 100% तैयार कर चुके हैं अपना स्टॉक, कब? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई सबको। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इस तरीके से 100% बनता है। मैं नहीं बोल रहा कि ये 20, 70, 90 ही रहेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये 100% होगा। मतलब ये यहाँ पे आप कह सकते हो कि रॉ मटेरियल सर मैंने 40% वाला है, मतलब ऑलमोस्ट वो वर्किंग प्रोसेस जैसा है, काफ़ी हद तक वो शार्प फिनिशिंग किया गया है। फिर मैं उसको कन्वर्ट करूँगा 80%, फिर फिनिश गुड्स में वो 95 पहुँच जाएगा, फिर भी 9500 आपको करना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई सर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए, जहाँ प्रोडक्ट बनाते हो। अगर आप बनाते नहीं हो तो ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होगा सर, यहाँ पे सिर्फ एक स्टॉक, कौन सा सर? ट्रेडिंग गुड्स। सर ये क्या करेगा? ये इसका सिंपल सा काम है, एक पार्टी से खरीदो, दूसरी पार्टी को बेच दो, ज़्यादा पंगे ही नहीं है इसमें, बस इसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक करना होगा। ठीक है, बट अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में तो इन सब का ओपनिंग क्लोजिंग होगा, इन तीनों का ओपनिंग क्लोजिंग, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस। आपको लग रहा होगा चैप्टर बड़ा टफ नहीं है, आराम से सुनते चलो, चीज़ें समझ में आएंगी। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ आपको बेसिक से लेके चलूँ सो दैट आप रिलेट करते रहो चीज़ों को। अब अगले आते हैं अगले पॉइंट पर। सिर्फ इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड कितने, एक मेथड यहाँ पे और है, बट वो कंसीडर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज उसकी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल नहीं ना आपके मॉड्यूल में है ना ही पेपर में होता है। तो फर्स्ट मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
देखो, जिस मेथड के बारे में बात करेंगे उसको एज इट इज समझते भी चलना। सर क्या है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कुछ मैं बेसिक चीज डिटेल कर रहा हूँ, कॉपी ओपन करो, कोशिश करो आप उसमें नोट कर पाओ, ठीक है। लेफ्ट साइड मेरे पास लैपटॉप होगा जहाँ से मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। पहले आपको बेसिक कर देता हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर सेकंड मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट, हम फीफो लीफो बोलते हैं। थर्ड आता है वेटेज एवरेज मेथड, जिसमें हम एक एवरेज निकालते हैं। फिर फोर्थ आता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, ठीक है। तो ये 4 मेथड है जहाँ पे न्यूमेरिकल बनता है। अच्छा, ये चैप्टर पढ़ना क्यों है? अरे भाई 10 मार्क्स अगर कोई चैप्टर दिला के जाता है तो आप उसे छोड़ थोड़ी सकते हो, है कि नहीं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए करना क्यों है। तो जरा देखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम किस तरीके से इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे। एक सिंपल सी चीज़ दिमाग में रखनी है, जैसा वर्ड बोलेगा वैसा ही रिएक्ट करना है। मतलब ये हुआ सर, अगर बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इन आउट का यहाँ पे मतलब है, इन मतलब है रिसिप्ट और आउट मतलब है इशूड। नोट कर लीजिए, इन का मतलब है रिसिप्ट, मतलब आपके बिजनेस में इन्वेंट्री इन हो रही है, और आउट का यहाँ पे मतलब है सर इशूड, मतलब आपके बिजनेस से इन्वेंट्री आउट हो रही है। और आसान शब्दों में जो आपको पता है, तो ये आप परचेज कह सकते हैं और इसको आप सेल कह सकते हैं। समझ आ रही बात? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब ये हुआ पहले जो स्टॉक आएगा सबसे पहले वही जाएगा। समझ आई बात? मतलब सबसे पहले जो स्टॉक खरीदा, जो फर्स्ट डेट पर होगा उसको सबसे पहले सेल करना है। ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपने अभी चल रहा है जून स्टार्ट हो चुका है, 3rd जून आज जो पहला दिन है, हम जब स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को, 3rd जून पे आपने कुछ परचेज किया, 5th जून पे कुछ परचेज किया, 7th जून पे कुछ परचेज किया। तो जब आप 15th जून को कुछ इशू मतलब सेल कर रहे होगे तो सबसे पहले कौन सा सेल करोगे? 3rd जून वाला। क्यों करेंगे सर? क्योंकि फर्स्ट इन 3rd जून में हुआ था। अब जब बचेगा तब कौन सा करेंगे? 5th जून वाला। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? सर 7th जून पे जो परचेज किया है उसकी जो प्राइस आ रही है, सिंपल मल्टीप्लाई मारो, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पता लग जाएगी। समझ आया क्या? चलो अच्छा, बात करते हैं लीफो मेथड की। क्या है सर ये? लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर से एग्जांपल समझो, 3 जून, 5 जून, 7 जून, 15 जून, 15 जून को इशू कर रहे हो। इस बार लाइन है हमारी लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब क्या करना है? जो सबसे आखिर में है पहले उसको आउट करो, पहले उसको सेल करो। क्या हुआ सर इसका मतलब? 15 जून को अगर हम इशू करना है तो हम 3, 5, 7 नहीं जाएंगे, 7, 5, 3 जाएंगे। मतलब पहले 7 जून वाला बेचेंगे, फिर 5 जून वाला बेचेंगे। अब 3 जून को अगर कुछ बचता है तो उसकी प्राइस निकाल के लिख देनी। आपके दिमाग में आ सकता है सर 5 तारीख को भी तो थोड़ा बच सकता है, जितना है। तो सिंपल है, 5 तारीख को जितना बचा उसको 5 तारीख वाले रेट से, 3 तारीख को जितना बचा उसको 3 तारीख वाले रेट से, दोनों की वैल्यू ऐड करो, आपको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पता लग जाएगी। समझ आया क्या? बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट लैंग्वेज है, लेमैन की लैंग्वेज समझा रहा हूँ। फर्स्ट इन पे दिमाग में क्या रखेंगे? पहली डेट पे जो आया उसको पहले बेचो। लास्ट इन में दिमाग में क्या रखेंगे? लास्ट डेट में जो आया है उसको पहले बेचो। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आखिरी की बची हुई वैल्यूएशन इन्वेंट्री होगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट में टॉप की बची हुई वैल्यूएशन इन्वेंट्री होगी। 2 टॉपिक क्लियर? चलो तीसरे पे आते हैं। तीसरे सर वेटेज एवरेज प्राइस मेथड। ओके सर, यहाँ पे ना एक सिंपल सा फॉर्मूला वर्क करेगा। सर क्या है फॉर्मूला? सिंपल है, हमें टोटल कॉस्ट निकालनी, मतलब फॉर्मूला नोट कर लो, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन स्टॉक, कितनी कॉस्ट आ रही स्टॉक की, डिवाइडेड बाय, सर करना क्या है? वेटेज निकालना है एवरेज में, तो डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन स्टॉक, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। अच्छा छोड़ो, मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, मान लो यार मेरे पास 50,000 टन स्टॉक है, ठीक है, समझ आ रहा है, जिसकी कीमत ले, चलो थोड़ा कम कर लेते हैं, 5,000 टन स्टॉक है जिसकी कीमत है 5 लाख। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 टन स्टॉक की कीमत कितनी, क्या करोगे? 5 लाख डिवाइड बाई 5,000, सिंपल हो गया। यही काम आपको करना है वेटेज निकालते वक्त। बस ध्यान क्या रखेंगे, इसमें एवरेज निकालना है। तो कई बार कन्फ्यूजन थोड़े थोड़े होते हैं, बट न्यूमेरिकल जब मैं कराऊंगा तो आप ये भी क्लियर कर लोगे। अब बात आती है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड की। देखो यार, ये आपका मॉड्यूल है जो मैं ले रखा है ऑलरेडी, क्योंकि देखो सिंपल है, हमेशा बोलता हूँ ICI का मॉड्यूल रिकमेंडेबल है, आप उसी से पढ़ें, बाकी कुछ पंगे की ज़रूरत ही नहीं है। तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड ये थोड़ा सा इन्वेंट्री टेकिंग पे जाएगा। यहाँ पे मैं अलग से न्यूमेरिकल आपको करा के दिखाऊंगा कैसे करना है, बिकॉज अगर ईजीएस्ट वे में बोलूँ तो ये 4 है ना, 4 में ये और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब नहीं कि ये दोनों नहीं है, बट वो दोनों थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलो आते हैं अगले पॉइंट पर।
बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है रीजन फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सर आता है ना, आपको ये पता होना चाहिए कोई चीज़ करनी है तो आखिर क्यों करनी है। तो ज़रा चेक करते हैं सर क्या ऐसे रीज़न है जिनकी वजह से हमें इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। अच्छा ना करें तो चलेगा क्या, दिमाग में आता है ना कई बार। अच्छा सर अगर इन्वेंट्री वैल्यू ना करें तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन करना क्यों है वो चेक करो। सबसे पहले सर इनकम की बात आती है। सर ऐसा क्यों है, देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। अगर हम इन्वेंट्री को, दो ही काम हो सकता है, या तो हम इन्वेंट्री को कम दिखा देंगे या तो इन्वेंट्री को ज़्यादा दिखा देंगे। इसमें भी दो काम हो सकता है, हम ओपनिंग इन्वेंट्री को कम ज़्यादा कर दें या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री को कम ज़्यादा कर दें। सर होने वाला इम्पैक्ट क्या होगा वो समझो। अगर आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन गलत पे करते हो, मतलब देखो अगर आप ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा दिखा दो क्या इम्पैक्ट आएगा। सर ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई, ये होते हैं खर्चे, तो प्रॉफिट क्या होगा, घट जाएगा। सर बात समझ आ रही क्या। अच्छा ओपनिंग इन्वेंट्री अगर कम दिखा दो, खर्चे कम कर दिए, सर प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, बढ़ जाएगा। इसी का अपोजिट कर लीजिए। हम अगर बात करें क्लोजिंग इन्वेंट्री की, अगर आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा दिखा दी तो प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है इनकम पार्ट में बढ़ेगा, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कम दिखा दी मतलब इनकम ही कम दिखा दी तो प्रॉफिट घट जाएगा। मतलब साफ है कि एग्जैक्ट इन्वेंट्री की वैल्यू इसलिए निकालना इंपॉर्टेंट है सो दैट आप अपने उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की इनकम को एक्यूरेट चेक कर सको। सेकंड, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर इसका मतलब क्या है, इन्वेंट्री को हम ट्रीट करते हैं एज अ करंट एसेट्स, नोट कर लीजिएगा। अब क्योंकि करंट एसेट्स का ट्रीटमेंट मिलता है तो हम अगर इन्वेंट्री को ज़्यादा दिखाते हैं तो बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट होगी, अगर कम दिखाते हैं फिर से बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट होगी। मतलब एसेट साइड में कम ज़्यादा कर दोगे तो लायबिलिटी से मैच नहीं करने वाला, और बैलेंस शीट ना मैच होने का दर्द आप समझते ही हो कितने में मिस बनती इस पे, है ना। थर्ड, लिक्विडिटी एनालिसिस। सर लिक्विडिटी एनालिसिस की बात क्यों की जा रही है, देखो यार इन्वेंट्री कई बार कई चीज़ों का टर्म बनता है। मतलब ये कह सकते हैं इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स इफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ नेट वर्किंग एसेट्स, या यूँ कह ले नेट वर्किंग कैपिटल। देखो इसमें नोट कर लो आप, नेट वर्किंग कैपिटल। सर नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में क्या आएगा, सर इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स का पार्ट है। अब अगर आपने ज़्यादा लिखा तो नेट वर्किंग कैपिटल ज़्यादा शो करेगी जो कि है नहीं, अगर आपने कम लिखा तो नेट वर्किंग कैपिटल कम शो करेगी जो कि वो भी सही नहीं है। तो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट। और एट द एंड स्ट्रेटेजिक कंपनीज मतलब कॉम्प्लायंसेस में सर कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में बताया गया है साफ शब्दों में कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त एग्जैक्ट वैल्यू डिस्क्लोज करनी है, कोई भी फ्रॉड नहीं करना। चलिए अब बात है नेक्स्ट पॉइंट पर, एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। सर कौन से ऐसे पॉइंट है जिन्हें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज से एक्सक्लूड किया गया है। अपना स्टडी मटेरियल ओपन करिए और जरा चेक करिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है, जो वर्ड मैं बोल दे रहा हूँ आप नोट डाउन कर लेंगे, आपके मटेरियल में आप अंडरलाइन कर लो। एबनॉर्मल, वर्ड क्लियर है, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर और अदर प्रोडक्शन ओवरहेड। सर एबनॉर्मल का मतलब क्या है, देखो वेस्टेज दो तरह के हैं, एक नॉर्मल है दूसरा एबनॉर्मल है। नॉर्मल वेस्टेज वो हैं जो कंट्रोल नहीं किए जा सकते और एबनॉर्मल वेस्टेज वो हैं जो कि कंट्रोल करे जा सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, चलिए एक बड़ा ही सस्ता सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप एक शर्ट डिज़ाइन करवाते हो, ठीक है, आपने रॉ मटेरियल मतलब क्लॉथ कपड़ा खरीदा, उसको एक टेलर को दिया जो बहुत ही कमाल का टेलर है और वो आपकी शर्ट डिज़ाइन करने वाला है। सर नॉर्मल वेस्टेज क्या है, अगर आपने कपड़े की लेंथ कुछ इस तरीके से दी है तो वो कुछ साइड से कट लगाएगा कि नहीं लगाएगा, है ना। ये जो साइड कटिंग हो रही है ये नॉर्मल वेस्टेज विच इज़ नॉट इन अंडर कंट्रोल होगा ही होगा, बट टेलर नया निकल गया बीच से उड़ा दिए, सारे कपड़े काट दिए, काहे का वेस्टेज है सर, एबनॉर्मल वेस्टेज है विच इज़ अंडर कंट्रोल, इसे कंट्रोल किया जा सकता था। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है सॉरी, हमें एबनॉर्मल वेस्टेज नोट कर लिया आपने। सेकंड पॉइंट नोट कर लेंगे सर, स्टोरेज कॉस्ट। देखो स्टोरेज कॉस्ट का मतलब होता है आप जहाँ स्टोर कर रहे हैं, आपके तो नहीं हम बहुत हाई फाई गोडाउन लेंगे, स्टॉक हम करना है 1000 टन, लेकिन हम एक पूरा स्टेट के बराबर हम गोडाउन ले लेंगे क्योंकि हमें लगता है कि हम जितना मर्जी रेंट पे करें। नहीं सर नहीं चलेगा, स्टोरेज कॉस्ट एक्सक्लूड होगी। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। देखो यार एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का मतलब होता है ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस के जो खर्चे हैं वो इन्वेंट्री में नहीं जोड़े जा सकते बिकॉज इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री। समझ आ रहा है, फैक्ट्री की कंट्रीब्यूशन में जाएगा। तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में पैसे लग रहे हैं
नहीं इंक्लूड कर सकते। तो बट बात करते हैं अगले पॉइंट पर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। हाँ, ये भी नोट करिएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं सर? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे जो कॉस्ट आ रही है, जैसे आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे पैसा लगाते हो, क्लियर, और आप कहते हो नहीं जी वो तो इन्वेंट्री का पार्ट है, जोड़ दो, नहीं जुड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो जो हमने स्टार्टिंग बात करी थी ना, वैल्यूड कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर लेस, ये कंसेप्ट लगेगा ही नहीं। तो चलो फटाफट से कमेंट मुझे बताओ ये कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट का वायलेशन है अगर हम कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर लेस पर वैल्यूएशन नहीं करते। तो फटाफट से बताइएगा, 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर मूव कर जाते हैं। इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। देखिए यार, यहाँ पे लिख रखा है क्लियरली, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, इसके डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। आपको याद होगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपके पेपर में आ चुका है 5 मार्क्स में डिफरेंस, तो आपको आना ही चाहिए। 2 ही तरीके हैं, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। याद रखने के लिए मैंने छोटा सा पार्ट लिख दिया है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एक्चुअल फिजिकल इनपुट है, मतलब देखो एक्चुअल फिजिकल काउंटिंग है, मतलब आप काउंट करोगे कितना हो गया, समझ आ रहा है। और अगर हम बात करें परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की, रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री बैलेंसेस एज पर ईच परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेंट्री। जितनी बार खरीदा बेचा तो हम चेक करेंगे कितना बचा, फिर खरीदा तो फिर ऐड करके दिखाएंगे बैलेंस इतना हो गया, बेचा तो डिडक्ट करके दिखाएंगे अब इन्वेंट्री बैलेंस इतने की बची। लेकिन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डेट पर, ये मैंने पहले भी लिख दिया है, एक पर्टिकुलर डेट पर हम एक्चुअली फिजिकली काउंट करेंगे कि इन्वेंट्री कितनी है। कैसे होगा सर? आप मेज़र कर लो, वेट कर लो, लेकिन ध्यान क्या रखेंगे, एक पर्टिकुलर डेट पर ये सारे काम करने। क्लियर। आखिरी पॉइंट की बात करेंगे, मेथड्स टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सर कितने मेथड? 2, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, ठीक है, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। जो मैंने आपको अभी बताया ये सारे पॉइंट वहीं से हैं, कुछ भी ऐसा नया नहीं है। अच्छा एक बात और, डिफरेंसेस के लिए ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके मॉडल में इस तरह से डिफरेंस लिखें, बट आप इसको ढंग से पढ़ के सीरियल नंबर वाले कॉलम जहाँ पे क्या कर दोगे, बेसिस ऑफ डिफरेंस, क्योंकि सर बेसिस ऑफ डिफरेंस नहीं है तो डिफरेंस एक्चुअली है ही नहीं, है ना। तो एक काम करते हैं, जरा मैं आपको आज अभी फ़िलहाल, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आज अटैम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल कल की क्लास में अटैम्प्ट होगा, सारे ही न्यूमेरिकल जितने सब कवर करूँगा, बट एक टॉपिक आपको टेलीग्राम पे भी आज दे दूँगा, मन करे ज़रूर चेक कर लीजिएगा, है ना। अगस्त 2020 वालों के लिए, जो आपका चैनल का नेम है यही टेलीग्राम का भी नेम है। तो जरा देखिए, आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 ओपन कर लीजिए और मैं इसमें जल्दी से आपको बताने वाला हूँ कौन सा मेथड। सर पहला मेथड जो है वही बताएंगे। पहला मेथड कौन सा था? फीफो, ठीक है। जैसे मैंने बताया, अगर आपने स्टार्टिंग में ध्यान से सुना था, बिलीव मी आज अभी कर लोगे आप। कैसे करेंगे? देखो मैंने बोला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो टॉप पे आया है पहले उसे बेचना है। तो जरा देखिए, दिसंबर 4, दिसंबर 10, दिसंबर 11, दिसंबर 19, दिसंबर 28 सब दिया गया, बहुत अच्छी बात। फिर लिखते हैं 1600 यूनिट वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टिल 18th दिसंबर, ठीक है जी। 18 दिसंबर तक हमने कितना 1600 यूनिट इशू बोले तो बेच देना और रिसिप्ट बोले तो परचेज करना, कहीं नोट कर लो, ठीक है। अब जरा देखिए कैसे हुई कैलकुलेशन, आपको समझ आएगा। सबसे पहले लिखा हमने, हमें कितना यूनिट बेचना है सर? 1600। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो जरा, तो हमारे पास सबसे पहले हुआ क्या है सर, कौन से मेथड से लगाना है ये? ओके ठीक है। तो जरा देखेंगे, लिखा है था क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1000 यूनिट एंड वुड कंसिस्ट ऑफ, हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूशन निकालनी है। तो 1600 यूनिट अगर हम बेचते हैं तो 900 पहली वाली बेच गई, 400 वो भी बेच दिया सर, 9 4 1300, फिर 300 वो भी बिक गई। तो कितना 9 4 13 3 1600 बिक गया, खत्म। इन्वेंट्री की बात करें, 18 तारीख तक हो गया, दिसंबर 19 को 200, दिसंबर 28 को 800, ये 2 बचा है। क्या करना है सर? 800 किस रेट से बचा? 47, सिंपल मल्टीप्लाई। 200 किस रेट से बचा? 60, सिंपल मल्टीप्लाई। टोटल वैल्यू खत्म। इतना सा काम समझ आया क्या? फीफो फिनिश हो गया। मतलब देखो हमेशा डराया जाता है बेटा ऐसा चैप्टर वैसा, कुछ नहीं है। आपको ना वो एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। थ्योरी पोर्शन में क्यों बोलते हैं इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, अगर आप थ्योरी एक बार कवर कर लो ना,
तो कोई भी, जैसे मान लो ये लीफ है, आप देखो जरा मैंने पेंसिल से कितना कुछ कर रखा है। आप भी अपने मॉड्यूल को पढ़ते वक्त कोशिश करिए इस तरीके से टॉपिक को डिज़ाइन करने की। जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप एक बार नहीं, आप 1000 बार आपको बोला टॉपिक करो, आप मस्त करके आओगे। तो आई होप आपको चीज़ समझ आई हैं। अब क्या करना है सर, मॉड्यूल उठाएगा, जितना टॉपिक कवर किया है तसल्ली से बैठ के देखना। अगर कोई इलस्ट्रेशन पिक करने का मन करे ज़रूर पिक करना, सॉल्व करना। कल की क्लास में इन्वेंट्री चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है आपके, हाँ टॉपिक कैसा समझ आया नहीं आया वो कमेंट कर देना। तो कल की क्लास जो सेकंड क्लास होगी इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, उसमें पूरी उम्मीद पूरी कोशिश कि जो न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करूं और आपको दिखाऊं कितना ज़्यादा इजी है इस पर्टिकुलर चैप्टर से ये 10 नंबर कवर करना। मिलता हूं कल की क्लास में और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।